कोशिका जो कि मनुष्य के शरीर की एक मौलिक इकाई मानी जाती है। कोशिकाओं की कई सारी जो संरचना है वो मिल करके एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन्स का निर्माण करती है। इन्हीं कोशिकाओं के अंतर्गत संरक्षित होता है डीएनए, और डीएनए जो कि मनुष्य की आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह होता है और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे में पहुंचाने का काम करता है। ये पूरी प्रक्रिया आपने अपनी विज्ञान की कक्षा में पढ़ ली होगी। डीएनए से संबंधित हाल ही में खबर चर्चा में है, जहां पर डीएनए बिल को हाल ही में लोकसभा से सरकार ने वापस ले लिया है। इस बिल का नाम है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। वैसे तो 2003 में ही इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई थी और पहली बार इस पर बात भी शुरू हुई थी कि हमें क्या ऐसा कोई बिल लाना चाहिए। सरकार ने उस समय बहुत सारे प्रयास किए थे ताकि इस तरह का कोई बिल बनाया जा सके जो कि एक रेगुलेशन दे सके, क्योंकि डीएनए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हमें पता चला था। और एक महत्वपूर्ण चीज़ होने के साथ साथ इससे जुड़ी हुई जब हम तकनीक का इस्तेमाल देखते हैं तो वो तकनीक आनुवंशिक जानकारी के साथ साथ बहुत सारी अन्य एप्लीकेशंस के रूप में उपयोग की जा सकती है, जैसे कि किसी आपराधिक जांच का पता लगाना, जैसे कि किसी व्यक्ति के माता पिता का पता लगाना। हमने कुछ समय पहले एक केस की चर्चा सुनी थी जहां पर रोहित शेखर और उनके पिता एनडी तिवारी का केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जहां पर कोर्ट की मदद से फिर एक जांच के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और ये पता चला कि हाँ, वाकई में वो उनकी ही संतान है। कैसे पता चला? यहाँ पर डीएनए तकनीक का बहुत ज़्यादा उपयोग था और डीएनए तकनीक के माध्यम से ही फिर आनुवंशिक सूचनाओं की प्रक्रिया को समझा गया और ये पता लगाया गया कि हाँ, वाकई में कौन किसका पुत्र है या कौन किसके माता पिता हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस बिल पर चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि ये बिल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, और अगर आज के समय इसे सरकार ने वापस लिया है तो क्या आगे इस बिल पर कोई बात की जा सकती है, या इस बिल से जुड़ी हुई कौन कौन सी ज़रूरी बातें थीं जो हमें जाननी है। इस बिल में कौन से तकनीकी पक्ष शामिल किए गए थे जो इसको महत्वपूर्ण बनाता है, और वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो चलिए शुरू करें। तो इस बिल का नाम है डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019। पहली बार 2003 में इसका प्रस्ताव आया था और इस बिल को आगे चलकर 2019 में पेश किया गया था। इस बिल को जब पेश किया गया उसके बाद से संसद की स्थायी समिति के पास इसको भेजा गया ताकि वे इस बिल से जुड़े हुए उन जरूरी पहलुओं पर बात कर सके, उन तकनीकी पक्षों को समझ सके जो आने वाले समय में इस बिल की चुनौतियों के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं, या इस बिल की वजह से डीएनए तकनीक से जुड़ी हुई जो अनियमितताएं हैं या गोपनीय जानकारियों को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में विधेयक के दुरुपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई है, जिसके बाद इसको वापस लिया गया है। तो हम एक एक करके इसके खंडों को समझेंगे कि आखिरकार डीएनए प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। डीएनए, जिसको आप जानते हैं, इसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक ऐसा आनुवंशिक अणु है या पदार्थ है जिसके अंतर्गत किसी मनुष्य की आनुवंशिक जानकारी मौजूद होती है। यहाँ पर आनुवंशिक का मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति के पूर्वजों के पास किस तरह की संरचना थी, किस तरह की जटिलताएं थी, शरीर में किस तरह की व्याधियाँ हो सकती हैं, आँख, कान, रंग या त्वचा किस तरह से उसकी निर्मित होगी। डीएनए बहुत सारी सूचनाओं को लेकर के चलता है। डीएनए ये भी बता सकता है कि अमुक व्यक्ति किस तरह के रिश्तेदारों से संबंधित है, किस जाति के, किस धर्म के, किस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर ही ये चिंताएं जाहिर हुई और इस पर राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए वापस लेने की बात कही गई। डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक के जरिए कई तरह के आपराधिक मामलों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपदा पीड़ितों की पहचान की जा सकती है। लापता लोग जो कई बार यहाँ वहाँ मिलते हैं, पुलिस को मिलते हैं या फिर कहीं सड़कों के किनारे मिलते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि वो किस परिवार के सदस्य रहे हैं, या फिर अगर कोई उनको ढूंढता हुआ आता है तो उनकी पहचान हो सकती है। माता पिता की पहचान की चर्चा हमने कर ही ली। किसी दुर्घटना में पीड़ित किसी व्यक्ति की भी पहचान इसके जरिए की जा सकती है। तो अब एक सवाल ये भी होगा कि इस विधेयक में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया था। देखिए, भारत में डीएनए तकनीक का इस्तेमाल कोई नया नहीं है।
आज भी डीएनए तकनीक का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में, किसी आनुवंशिक बीमारी का पता लगाने में। लेकिन यहाँ पर कोई कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। सरकार ने इस बिल के जरिए ऐसा ही एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की व्यवस्था की थी। इस विधेयक के तहत जो नियामक ढांचा है वो कुछ 3 तरह के मुख्य टॉपिक्स को शामिल करता है। पहला, डीएनए नमूनों को किस तरह से प्राप्त करना है, उन्हें हम किस तरह से स्टोर करेंगे और उनका परीक्षण किस तरह से किया जाएगा। दूसरा, आपराधिक जांचों में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा, किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने में कैसे हम इसका उपयोग कर पाएंगे। अब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 तरह की संरचनागत संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। इसमें पहला है डीएनए नियामक बोर्ड, जो कि डीएनए के संग्रह, उसके परीक्षण, भंडारण के लिए नियमों को तय करेगा। ये बोर्ड क्षेत्रीय स्तर पर भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित किया जाने वाला एक डीएनए डेटा बैंक। ये डेटा बैंक कई लोगों के तहत एकत्र किए गए सभी डीएनए के नमूनों को शामिल करेगा। ये डेटा बैंक्स राज्य के स्तर पर भी निर्मित किए जाएंगे। इसके अलावा इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि जो डीएनए से जुड़े हुए नमूने हैं उनका परीक्षण केवल उन लैब्स में ही किया जाएगा जिनको इस बोर्ड के द्वारा अधिकृत किया गया हो। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है ताकि डीएनए लैब्स के तहत अन्य या अनावश्यक रूप से किसी सूचना का इस्तेमाल ना किया जा सके या गलत तरीके से किसी गोपनीय जानकारी का संग्रहण या भंडारण या उसका परीक्षण ना किया जा सके। तो ये हुई इस बिल से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें। अब एक सवाल ये होगा कि आखिर इस विधेयक पर आपत्तियां क्या हैं। लगभग 3 मुद्दे हैं जिन्हें आपको ठीक तरह से समझना चाहिए। पहला तो सवाल ये खड़ा किया गया है इस विधेयक को लेकर के कि जिस डीएनए तकनीक पर हम इतना ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं या उसका इस्तेमाल भविष्य के लिए आपराधिक प्रक्रिया के लिए या किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वह तकनीक इतनी अचूक और इतनी कारगर है कि उसका इस्तेमाल इस तरह से हम कर सकें। दूसरा मुद्दा है कि क्या इसके प्रावधान यानी कि डीएनए से जुड़ी हुई जो जानकारी है उसके दुरुपयोग को हम सही तरह से रोक पाएंगे। और तीसरा ये है कि अगर इससे जुड़ा हुआ डेटा इतना महत्वपूर्ण है, इतनी सटीक जानकारी लोगों के विषय में दे सकता है, तो उसमें लोगों की गोपनीयता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ये हुई 3 ज़रूरी बातें। इसके अलावा भी इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि जो डीएनए तकनीक है वो अपने आप में कई तरह के रहस्यों को उजागर कर सकती है जो किसी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। वो किसी मनुष्य से जुड़ी हुई उसकी पुरानी बीमारियों के बारे में बता सकती है। वो किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों को सामने रख सकती है जो अन्यथा उस व्यक्ति को क्या उसके रिश्तेदारों को भी ना मालूम होती, क्योंकि आपकी नाक से लगा करके आपके पूर्वजों की जानकारी तक सभी आपकी डीएनए में शामिल है। आपको नहीं पता कि आपकी जो नाक है, आपके होंठ की संरचना है, आपके बालों की संरचना है, वो आपको आपके पिता से मिली है या दादाजी से मिली है या उनसे पहले किसी पूर्वज से मिली है। इसके अलावा आपके रिश्तेदार कौन है ये भी पता चल सकता है। तो हमने जैसा शुरू में डिस्कस किया कि इससे धार्मिक, जातिगत और राजनीतिक मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति का मेडिकल इतिहास क्या रहा है या आने वाले समय में उसको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी जानकारी प्रकट हो सकती है, जिसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां हैं और समिति ने भी इस पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। 2021 में समिति ने इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंपी थी और इस पर कई सारी बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि धर्म, जाति या राजनीतिक विचारों जैसे कारकों के आधार पर जो हमारा समाज है उसके कई सारे वर्गों को लक्षित किया जा सकता है, इसलिए हमें इस बिल पर और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो समिति की ऐसी बातों को जानने के बाद ये भी समझना जरूरी है कि आखिर सरकार ने इस बिल को वापस तो ले लिया है, लेकिन इस पर सरकार ने अपने पक्ष क्या रखे हैं। देखिए, सरकार ने पहले तो ये कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं बनने जा रहा जो इस तरह का बिल ला रहा है। इसके पहले लगभग 60 देश ऐसे हैं जहां पर ऐसे बिल मौजूद हैं, जिसमें आप चीन का उदाहरण ले सकते हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना या ब्रिटेन। ऐसे कई सारे और भी देश हैं जहां पर आपराधिक प्रक्रिया या फिर कहें कई गंभीर आपराधिक मामलों जैसे जर्मनी, नीदरलैंड इस तरह के कानूनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा निजता, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को यहाँ ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा भी सरकार का कहना है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि डीएनए में जहाँ अरबों संख्या में सूचनाएं एकत्रित होती हैं या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर हम लगभग 17 सेट के अंतर्गत ही कुछ चुनिंदा जानकारियों को एकत्रित करेंगे, जो बहुत वास्ट डेटा लोगों के बारे में नहीं देगा या बहुत ज़्यादा विशेष जानकारियाँ एकत्रित नहीं की जाएंगी, और किसी व्यक्ति का जो डेटा है वो केवल एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में ही एकत्रित किया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी इस बिल से जुड़ी हुई। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई सारे मामलों में कानूनी मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक प्रश्न ये हो कि आने वाले समय में क्या हमें इस बिल को अपना लेना चाहिए या इस तरह के बिल की अभी भारत को आवश्यकता नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आवश्यकता तो है, क्योंकि तकनीक का वर्तमान समय में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमें उन चुनौतियों पर ध्यान देना होगा और उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियों पर काम करना होगा ताकि वो चुनौतियां आसान हो जाएं और हम इस तकनीक का उपयोग उस तरह से कर सकें जो हमने एक लक्ष्य रखा है, या इस तकनीक का इस्तेमाल जैसा बाकी के देश कर रहे हैं। जैसा कि डीएनए तकनीक के दुरुपयोग से हमें बचना होगा। दूसरा, पर्यवेक्षी संरचना यानी कि सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर को हमें अपनाना होगा, और एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून और जवाबदेह डीएनए नियामक संस्था गोपनीयता के मुद्दों से जुड़ी हुई चिंताओं को भी दूर करना होगा। तो ये आज के टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप हमें लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है और आपकी परीक्षा में कैसे आप इससे नई बातों को सीख रहे हैं। तो इस तरह की और नई रोचक जानकारियों और वर्तमान सामयिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।